आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 75। नीलेश के मुंह से रिजाइन की बात सुनकर भारत के चेहरे का रंग उड़ गया। वही मिस्टर देसाई हैरान थे। नीलेश इस कंपनी में सबसे होनहार और मेहनती एम्प्लॉय था, लेकिन एकदम से उसका रिजाइन करना सबको उलझन में डाल गया। नीलेश, ये क्या कह रहे हो तुम प्राची के मैनेजर हो और इस ऑफिस में एक अच्छी पोजीशन पर हो, फिर तुम ये नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? मिस्टर देसाई ने कहा, सर, प्राची मैडम को मुझ जैसे कई और मैनेजर मिल जाएंगे, लेकिन उनके साथ काम करके मैं अब अपनी नज़रों में नहीं गिर सकता। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये जॉब नहीं कर सकता। बेहतर होगा आप प्राची मैडम के लिए कोई दूसरा मैनेजर देख लें, नीलेश ने अपनी सफाई में कहा। देसाई सर ने सुना तो अफसोस में अपना सर हिलाया। इन दिनों प्राची की वजह से उन्हें हर जगह शर्मिंदा होना पड़ रहा था। वे कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। लेकिन भरत ने सुना तो नीलेश की बाह पकड़ी और अपने करीब कर गुस्से से धीमे स्वर में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था? चुपचाप मिस्टर देसाई के हाथ से वो रिजाइन लेटर वापस लो और माफी मांगो। क्या आप चाहते हैं मैं सबके सामने आपकी पोल खोल दूं? अगर नहीं तो फिर मेरे रास्ते से हट जाइए, नीलेश ने भरत को गुस्से से घूर कर कहा। भरत ने सुना तो अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया, लेकिन बाहर से झेपते हुए नीलेश से दूर हो गया। नीलेश ने एक नज़र मिस्टर देसाई को देखा और वहां से चला गया। मिस्टर भरत, मेरे कैबिन में आइए, मिस्टर देसाई ने कहा और वहां से चले गए। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? जाओ यहाँ से, भरत ने थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा तो सभी वहां से अपनी अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गए। भरत ने गले में पड़ी टाई को ठीक किया और देसाई सर के कैबिन की तरफ बढ़ गया। कैबिन में आकर भरत देसाई सर के सामने आ खड़ा हुआ। उसने देखा वे बहुत परेशान और गुस्से में थी, लेकिन ये गुस्सा अफसोस से भरा था। भरत को अपने सामने देखकर देसाई सर ने कहा, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? मौर्य एंड ग्रुप कंपनी के साथ इसने कंपनी के रिलेशन पहले ही खराब कर दिए हैं। आज मेहताज के साथ मीटिंग भी स्पॉइल की और तो और ये दूसरों की निजी जिंदगी में भी दखल देने लगी है। वो पृथ्वी, वो एक सीधा साधा मेहनती लड़का है और शादीशुदा है, फिर भी प्राची उससे रिश्ता रखना चाहती है। आई कांट बिलीव दिस। और नीलेश अचानक काम छोड़कर चला गया। जरूर इसमें कहीं ना कहीं प्राची की गलती है। बस बहुत हो गया भरत, मैं इस लड़की से तंग आ चुका हूं। आखिर ये करना क्या चाहती है? ऐसे ही चलता रहा तो इस कंपनी को एक दिन ताला लग जाएगा। भरत, जी सर, भरत ने कहा, ऑफिस से जुड़े प्राची के सभी लॉगिन कैंसिल करो। कंपनी में उसका जो रोल है उसे कल से तुम पूरा करोगे। इनफैक्ट प्राची की जगह सभी मीटिंग सब तुम अटेंड करोगे और कंपनी के एम्प्लॉय को लेकर जो भी डिसीजन लेने हैं वो तुम लोगे। मैं इस कंपनी की 25% जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ, देसाई सर ने कहा। भरत ने सुना तो मन ही मन खुशी से भर उठा, लेकिन उस खुशी को चेहरे पर आने नहीं दिया और कहा, लेकिन सर, ये सब तो प्राची मैडम करती है। अगर मैं ये करूँगा तो फिर वो क्या करेंगी? वो कल से घर में बैठेंगी एंड दैट्स फाइनल, देसाई सर ने कठोरता से कहा। यह सुनकर भरत ने हामी में गर्दन हिलाई और मुस्कुरा उठा। आखिर हारते हारते वह जीत के थोड़ा और करीब जो पहुंच चुका था। उसी शाम हिमांशु का घर पनवेल। होलिका दहन की सभी तैयारियां हो चुकी थी। सोसाइटी पार्क में ही होलिका दहन होने वाला था, जहां सभी घर वालों के साथ अवनी भी जाने वाली थी। बड़ी मम्मी और चाची किचन में काम कर रही थी। अवनी साक्षी के कमरे में थी। उसने देखा सब महंगी साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो रही हैं, लेकिन उसके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मुंबई आने के बाद से ही वह बस सलवार सूट पहन रही थी। यहाँ भी वह एक अपना अच्छा कढ़ाई वाला सूट लेकर आई थी। साक्षी ने अवनी को देखा और कहा, क्या हुआ, तुम्हें तैयार नहीं होना? कपड़े बदल लो, अभी थोड़ी देर में सब बाहर जाएंगे होलिका दहन के लिए। दरअसल वो मेरे पास सिर्फ सूट है, साड़ी नहीं है, अवनी ने धीरे से कहा। ओह अच्छा, तो क्या तुम अपने घर से कुछ भी नहीं लेकर आई? मेरा मतलब कपड़े, गहने, अपना ज़रूरी सामान, साक्षी ने हैरानी से कहा। अवनी ने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। पता नहीं इस वक्त क्यों वह बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी। साक्षी उसे कुछ कहती इससे पहले ही कमरे के दरवाजे पर खड़ी नीलम भुआ ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। साक्षी दरवाजे की तरफ बढ़ गई और नीलम भुआ उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई और एक साड़ी उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, लो ये उसे दे दो और कहो कि आज के फंक्शन में पहन ले। मुझे नहीं लगता उसके पास कोई ढंग की साड़ी होगी पहनने के लिए। भुआ जी, आप ही दे दीजिए ना, उसे अच्छा भी लगेगा, साक्षी ने कहा। नहीं, मैंने दिया तो वो बिल्कुल नहीं पहनेगी।
वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती। अगर मैंने अपने हाथ से उसे ये साड़ी दी तो वो तो इसे बिल्कुल नहीं पहनने वाली। इसलिए तुम उसे कहो कि ये तुम उसके लिए लेकर आई हो, ताकि वो इसे पहन ले और सोसाइटी वालों के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। अब पकड़ो भी। नीलम बुआ ने साड़ी साक्षी के हाथों में थमा कर कहा। साक्षी ने देखा कि कुछ देर पहले नीलम बुआ अवनी को ताने मार रही थी और अब उसके लिए परवाह जता रही थी। ये देखकर वह मुस्कुराई और कहा, बुआ जी आप बहुत अच्छी हैं। मैं अभी ये साड़ी अवनी को दे देती हूँ और पहनने को कहती हूँ। ठीक है जाओ, नीलम बुआ ने मुस्कुरा कर कहा। साक्षी खुशी खुशी वहां से चली गई। नीलम बुआ अपने हाथों को बांधकर अपनी भौं को चढ़ाकर खुद से ही बोली, अच्छी तो मैं हूं साक्षी, तभी तो हीरे और कंकर में फर्क करना जानती हूँ। अरे नीलम वहां क्यों खड़ी हो, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, फिर सब चलते हैं, बड़ी मम्मी ने किचन से बाहर आते हुए कहा। नीलम बुआ की दी साड़ी लेकर साक्षी कमरे में आई और उसे अवनी की तरफ बढ़ाकर कहा, लो आज के फंक्शन में तुम ये पहन लो। ये साड़ी? अवनी ने पूछा। साक्षी झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन नीलम बुआ की बातें याद करके उसे बोलना पड़ा। ये मेरी है, मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदी थी, लेकिन पहन नहीं पाई, पहन लो। लेकिन आपकी साड़ी मैं कैसे? अवनी ने झिझकते हुए कहा। इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ लो। अवनी तुम इसे पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। साक्षी ने अवनी की बाह छूकर प्यार से कहा तो अवनी ने वह साड़ी ले ली। तैयार होकर सभी होलिका दहन के लिए सोसाइटी के पार्क में चले आए। उस साड़ी में अवनी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उस पर शादी के बाद पहली बार उसने साड़ी पहनी थी। न ज़्यादा मेकअप किया था और न ही ज़्यादा गहने पहने थे, फिर भी वह वहाँ मौजूद लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। उस पर उसकी सादगी और उसके बात करने का ढंग सबको भा रहा था। आनंद निलय अपार्टमेंट, पनवेल। शाम के 7 बज रहे थे और पिछले 5 मिनट से अपने फ्लैट के दरवाजे के बाहर खड़ा पृथ्वी खामोशी से उसे देख रहा था। उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि हमेशा की तरह आज दरवाज़ा खोलने के लिए अवनी नहीं थी। वह बस ये सोचकर उदास हो रहा था कि अगर वह अंदर जाएगा तो अवनी उसे दिखाई नहीं देगी। काफ़ी देर तक अपने ही ख्यालों से जूझते हुए आखिरकार पृथ्वी ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला आया। जो घर रोज रोशनी से भरा रहता था आज अंधेरे में डूबा था। अंदर आकर पृथ्वी ने लाइट जलाई और उदास आंखों से घर को देखा। हर जगह उसे अवनी की कमी खल रही थी। पृथ्वी ने दरवाज़ा बंद किया, अपना बैग टेबल पर रखा और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर बाजू मोड़ते हुए किचन की तरफ चला आया। किचन में आकर पानी लेने के लिए जैसे ही वह फ्रिज खोलने लगा, उसकी नज़र फ्रिज पर लगी चिट पर पड़ी। पृथ्वी ने उसे उतारा और पढ़ने लगा। मैं जानती हूँ ऑफिस से आकर तुम सबसे पहले यहीं आओगे ठंडा पानी पीने, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पानी की जगह कुछ और रखा है। फ्रिज खोल कर देखो। पृथ्वी मुस्कुराया और फ्रिज खोला तो सामने एक बहुत ही सुंदर से जार में कोल्ड कॉफ़ी रखा हुआ था। पृथ्वी मुस्कुराया और उसे बाहर निकाल लिया, जो कि काफ़ी ठंडा था। पृथ्वी ने एक घूंट भरा तो उसे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। कॉफ़ी पीते हुए वह बाहर चला आया। आज अवनी घर में थी नहीं, इसलिए पृथ्वी जैसे चाहे वैसे घूम सकता था। इसलिए उसने अपना शर्ट निकाला और सोफे पर फेंक दिया। वह बस जींस में था और कॉफ़ी पीते हुए पूरे घर में यहाँ वहाँ घूम रहा था। कॉफ़ी पीकर उसने ऑफिस का बैग उठाया, सोफे से शर्ट उठाया और कमरे में चला आया। लेकिन यहाँ भी उसके लिए कुछ था। उसने देखा बिस्तर के कोने पर उसके लिए कपड़े पहले से रखे हैं और साथ में एक चिट भी रखा है। तो पृथ्वी बिस्तर पर आ बैठा। उसने वो चिट उठाया और पढ़ने लगा। जानती हूँ आज तुम घर में अकेले हो, इसलिए अब तक तुम्हारा शर्ट निकल चुका होगा और सोफे पर यहाँ वहाँ पड़ा होगा और तुम घर में बिना शर्ट के चक्कर लगा चुके होंगे। इसलिए मिस्टर उपाध्याय जाइए और नहाकर कपड़े बदल लीजिए। पृथ्वी ने पढ़ा और मुस्कुराने लगा। अवनी उसकी आदतों के बारे में कितनी बारीकी से जानती थी। उसने टॉवल दिया और नहाने चला गया। नहाने के बाद पृथ्वी बाहर आया, कपड़े बदले और शीशे के सामने चला आया। शीशे के सामने आकर पृथ्वी फिर हैरान था। यहाँ भी शीशे पर चिट चिपकाई हुई थी। पृथ्वी ने उसे उतारा और पढ़ा तो उस पर लिखा था, मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। अब तुम्हें मेरी एक और बात माननी है और इसके लिए तुम्हें घर के मंदिर तक जाना होगा। पृथ्वी सोच में पड़ गया कि आखिर अवनी उससे करवाना क्या चाहती है। खैर उसने अपने बाल बनाए, चेहरा साफ किया और कमरे से बाहर चला आया। मंदिर के नाम से पृथ्वी ने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि शायद अवनी चाहती है कि उसके ना होने पर वो आज शाम की पूजा कर दे।
पृथ्वी ने हाथ धोए और मंदिर के सामने आकर भगवान के सामने एक दीपक जला दिया। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की और आंखें खोली तो नजर वहां रखी एक चिट पर पड़ी। पृथ्वी ने उसे उठाया और सोफे की तरफ चलाया। पृथ्वी ने उसे पढ़ना शुरू किया। पृथ्वी, शादी के बाद ये हमारा पहला त्योहार है और हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। क्या पता ये दूरियां तुम्हें फिर से तुम्हारे परिवार के करीब ले आए। आज की शाम हर कोई अपने परिवार के साथ होगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ अकेले रहो। तुम्हारे घर का जो भी रिवाज है वो मैं पूरे दिल से निभाऊंगी, पर मैं चाहती हूँ कि आज की रात तुम भी अपने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाओ। घर जाओ पृथ्वी और उनके साथ त्यौहार मनाओ। उन्हें तुमसे शिकायत हो सकती है, लेकिन नफ़रत नहीं। अगर तुम्हारे घर वाले मुझे अपने घर बुला सकते हैं तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें भी घर आने देंगे। तुम मेरी ये बात मानोगी ना पृथ्वी? पृथ्वी ने चिट पढ़ी और पढ़ते हुए इस बार वह मुस्कुराया नहीं, बल्कि उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने चिट को मोड़कर जेब में रखा और धीरे से बड़बड़ाया, पागल लड़की, मुझसे दूर होकर भी मेरी परवाह कर रही है और कहती है मुझसे प्यार नहीं करती। ये प्यार ही तो है अवनी, बस तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। पृथ्वी खुद में बड़बड़ा ही रहा था कि तभी डोरबेल बजी। वह उठा और दरवाज़ा खुला तो देखा सामने नकुल खड़ा था। आज इतने दिनों बाद नकुल को देखकर पृथ्वी को हैरानी भी हुई और उसने खुशी से कहा, कहाँ गायब था तू इतने दिन से? ना फ़ोन ना मैसेज। अरे यार क्या बताऊँ, ऑफिस के ज़रूरी काम से एक हफ्ते के लिए पुणे गया था, आज सुबह ही वापस आया। तू बता भाभी कहाँ है? कल तो उनके साथ जमकर होली खेलने वाला हूँ मैं। नकुल ने अंदर आते हुए कहा। मुझसे पहले उसे कोई रंग नहीं लगाएगा, पृथ्वी ने अंदर आते हुए कहा। नकुल पलटा और मुस्कुरा कर कहा, मुन्ना तुम शायद भूल गए, शादी के बाद लड़की अपनी पहली होली पति के साथ नहीं खेलती है, इसलिए कल भाभी को सबसे पहले रंग मैं लगाऊंगा। पृथ्वी ने सुना तो नकुल को घूरने लगा। नकुल ने पानी का बोतल उठाया और पीते हुए कहा, अच्छा वैसे भाभी तो यहाँ है नहीं, तो तू अकेला यहाँ क्या करेगा? चल मेरे घर चलते हैं, होलिका का दहन के बाद मस्त घूमने चलेंगे। नहीं, मैं आई बाबा के घर जा रहा हूँ, पृथ्वी ने कहा। नकुल ने सुना तो पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया? नहीं, लेकिन घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं त्योहार पर उनके साथ रहूं। चला चलते हैं, पृथ्वी ने कहा। तेरा ये फैसला बिल्कुल सही है, तुझे वहां जाना चाहिए। माँ बाप चाहे हमें डांटे मारे गुस्सा करें, रहेंगे वो हमारे माँ बाप ही। नकुल ने कहा तो पृथ्वी ने हामी में गर्दन हिला दी और फिर नकुल के साथ घर से बाहर निकल गया। रवि जी का घर पनवेल। लता की नजरें बार बार घर के दरवाजे की तरफ चली जाती, जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। रवि जी ने देखा तो समझ गए और कहा, तुम फोन करके उसे बुला क्यों नहीं लेती? आखिर वो है तो हमारा बेटा ही, और ये घर भी उसका अपना है। वैसे भी अवनी तो दादा के घर में है, तो आज रात वो अकेला ही होगा अपने फ्लैट पर। त्योहार के दिन बच्चे अपने घर से दूर रहे तो अच्छा नहीं लगता। आज रात उसे यहाँ बुला लो लता, तुम फोन करके कहोगी तो वह जरूर आएगा। लता ने सुना तो रवि जी की तरफ देखा और कहा, मैं फ़ोन करूं उसे? क्या उसका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या वो खुद इस घर में नहीं आ सकता? मैं कौन सा उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी? लेकिन वो तो ऐसे मुंह मोड़कर बैठा है जैसे यहाँ आना ही नहीं चाहता। क्या उसे अपने घर वालों की याद नहीं आती? किसने कहा मुझे आप लोगों की याद नहीं आती? सहसा ही पृथ्वी की आवाज़ लता और रवि जी के कानों में पड़ी तो लता ने देखा कि घर के दरवाजे पर पृथ्वी खड़ा है। लता की आंखों में नमी उभर आई और दिल धड़कने लगा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे उठकर पृथ्वी तक जा सके। पृथ्वी भी अंदर न जाकर वहीं चौखट पर बैठ गया और कहने लगा, मुझे अपने घर वालों की याद आती है आई। इस घर में मैंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल जिए हैं। मैं इस घर को कैसे भूल सकता हूँ? रोज़ आपके हाथ से बने खाने को याद करता हूँ। अवनी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन जो डांट खाने के साथ आपसे मिलती थी वो याद करता हूँ। बाबा की तरह मैं भी अकेले घर और नौकरी दोनों संभालता हूँ, लेकिन जब बहुत थक जाता हूँ तब बाबा को याद करता हूँ। मेरी एक जिद ने सब कितना बदल दिया आई, इतना कि अब आप मुझ पर अपना हक तक नहीं समझती, लेकिन मैं समझता हूँ, इसलिए आपके बिना बुलाए भी यहाँ चला आया। उसने मुझसे कहा कि त्योहार पर अपने परिवार के साथ होना बहुत ज़रूरी है। पृथ्वी की आवाज़ में एक दर्द था, जिसे महसूस करके लता की आंखों में ठहरे आंसू बह गए और वे सुबकते हुए अपने कमरे में चली गई।
रवि जी ने देखा कि पृथ्वी चौखट पर बैठा है तो उन्होंने कहा, तुम वहाँ क्यों बैठ गए? अंदर आओ। नहीं बाबा, मैं अंदर उस दिन आऊँगा जिस दिन आई खुद अवनी का हाथ थाम कर उसे इस घर में लेकर आएगी, पृथ्वी ने कहा और रवि जी खामोशी से उसे देखने लगे। तो दोस्तों, प्राची को कंपनी से निकालकर उसकी जगह भरत को देकर क्या सही कर रहे हैं मिस्टर देसाई? अवनी की बातें मानकर क्या पृथ्वी फिर से हासिल कर पाएगा अपने घर वालों का प्यार? पृथ्वी की बातें सुनकर क्या लता को हो रहा है अपनी गलती का एहसास? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 2 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस कहानी को आगे सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।